अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं असीम सिद्दीकी। फिर पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो इसी खित्ते के ऊपर है, ख़ास करके अफ़गानिस्तान में। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं, वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर तो कर लिया है, हुकूमत साजी भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी उनको बहुत मुश्किलात में से गुजरना है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान का रोल देखें तो फिर पूरी दुनिया की नज़रें फिर पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है इसकी हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ है। नेबरिंग कंट्री हम है, हमसाए वो हमारे हैं, हमें मसाइल का सामना होता है। अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में आके पनाह लेते हैं। ये तमाम मामलात देखने होते हैं। उसमें हमारी हुकूमत भी बड़ी एक्टिवली इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो भी सिस्टम चल रहा है उनके साथ राब्ते में है। सिर्फ पाकिस्तान राब्ते में नहीं है, अमेरिका भी राब्ते में है, बरतानिया भी राब्ते में है। आपने देखा तमाम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान का क्या रोल होता है अफ़गानिस्तान में। तो ये बड़ा एक गंभीर इस वक्त मसला है, इसको हमें आसान नहीं लेना चाहिए। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर एंकर पर्सन फरिया को। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा फरिया, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। आपने कल ब्रेकिंग दी थी कि पाकिस्तान के ISI चीफ जो है अफ़गानिस्तान पहुँच गए हैं, गो कि वो पाकिस्तान सफारत खाने गए हैं और जो हमारे एम्बेसडर हैं वहाँ पे उनकी दावत पे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत मसाइल हैं। अफ़गान महाजरीन का आना जाना है, दूसरी कंट्रीज़ के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, एवैक्यूएशन में पाकिस्तान ने बड़ी हेल्प की है। उसके अलावा आप अगर दूसरी तरफ देखें तो इंडिया के पेट में बड़ा मरोड़ उठ रहा है। आप कैसे देखती हैं इसको? भाई एक तो एम्बेसडर साहब के साथ इजाज़त से थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू टॉक बिफोर मोर सीनियर पीपल। लेकिन जो एक तो दो तीन बातें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। एक तो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा एज अ जर्नलिस्ट कि ये जो कहानी थी अराउंड द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया गया। मैं देखी थी TRT और जितनी एजेंसीज थी वहाँ पे, जितने वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, विच शोड के पाकिस्तान को इंटरनेशनली किस कदर अहम समझा जा रहा है। इवन कहीं पे मैंने देखा एक जर्नलिस्ट की ट्वीट थी कि पावरफुल कंट्री, पावरफुल पर्सन इन्वॉल्व इन दिस। तो एटलीस्ट जो लोग बहुत ज़्यादा ये समझते थे कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है, पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, उनको कल ज़रूर इस हवाले से बड़ी एक रियलिटी चेक मिला है। इंडिया के ऊपर भी आते हैं अभी, लेकिन पहले पाकिस्तान की जो मसाइल हैं आप बिल्कुल ठीक निशानदेही करें। DGSI या जो ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको वहाँ जाना ही था। एक तो एम्बेसी के मसाइल थे, हमारी अपनी एम्बेसी वहाँ पे ऑपरेशनल है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तो आपको जैसे पता है बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट करना चाहते हैं, है जिसमें बड़ा अच्छा काम हमने किया है, लोगों को फैसिलिटेट किया है, जिससे कोई भी वीज़ा नहीं दे रहा था। पाकिस्तान की एम्बेसी राउंड द क्लॉक वहाँ पे काम कर रही थी। हमारी एम्बेसडर मंसूर से बातचीत हो रही थी, वहाँ का हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन पता थी, जिससे बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी। अभी तो मामला बड़ी हद तक ठीक हो गए, उस वक्त भी उन लोगों ने उसको बंद नहीं किया और काम करते रहे। सो वेल डन टू देम फॉर दैट। लेकिन अब जो ये लोग जाना चाह रहे हैं उसमें आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए तालिबान से। जाहिर है अब उनका भी उसके अंदर एक से है कि कौन उनके मुल्क से जा रहा है, कैसे जा रहा है। सो ये बातें बातचीत के थ्रू ही हल होती है। दूसरा, अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से आपने देखा होगा, अभी आपने भारत का जिक्र किया, मगर बहुत सारे मगरबी मीडिया में भी एक बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है कि बड़ी तादाद में लोग बिल्कुल बेघर हो गए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो किधर जाएं, बेसरो सामान पड़े हुए हैं। एक बड़ी मिस रिपोर्टिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये पता नहीं चल रहा। लेकिन आप काबुल में सेफ जगह से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मगर ना वहाँ पे कोई लोग दिखा सक रहे हैं, ना जो काबुल एयरपोर्ट का था, चमन बॉर्डर पे बिल्कुल। और जो काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल थी वो तो सबसे बड़ा रेफरेंस प्रेसिडेंट बाइडेन का है कि उन्होंने कह दिया था कि ये वो लोग हैं जो ना तालिबान के साथ काम कर चुके हैं, जो ना हमारे साथ काम कर चुके हैं। बहुत सारे लोग बीच वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये भारत को अफगानिस्तान के मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है। उनके अपने मुल्क में आप देख लें कि वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, बल्कि जितनी भी इथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। और जो उन्होंने हशर बर्पा किया हुआ है कश्मीर के अंदर, कितने 1.5 साल तकरीबन हो गया है वहाँ पर कर्फ्यू लगे हुए, वहाँ पर उनको मोहब्बत नहीं आती, वहाँ पर डैम नहीं बनाते, वहाँ पर इस्तिस्वाब राय नहीं करते। अभी आप देखें कि हमारे प्यारे हुर्रियत रहनुमा जो अली
सैयद अली गिलानी साहब की वफात हुई है, उस पर उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे की हैं, वहाँ मोहब्बत नहीं आती। अफगानिस्तान के मुसलमानों से उनकी बड़ी मोहब्बत जागती है। बिल्कुल जागती है, लेकिन चले भारत तो खुलकर दुश्मन है, सरियन दुश्मन है। हम बार बार कहते हैं हम अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, लेकिन आपने समझना है कि भारत क्या सोच रहा है। तो वो जो एक क्रिमिनल रिपोर्टिंग उनके चैनल्स पर होती है थ्रू आउट, पाकिस्तान एक मॉन्स्टर है, एक डीमन है, पाकिस्तान को बस सफ़ा हस्ती से ही हटा देना चाहिए, यही बात करते हैं। ये भी पाकिस्तान की जीत है, यही पाकिस्तान की जीत है। लेकिन जो भारत को तो चले उसका तो फिर अगेन आई से कि उनका तो जायज़ बनता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो आपके अपने मुल्क में आप देख लें, फॉर इंस्टेंस अल्ताफ हुसैन का लंदन विंग, उनको बड़ी तकलीफ होती थी, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि कराची में क्या क्या इस्तेसाल किया गया है पश्तून्स का उनके ज़माने में, किस किस तरीके से लोगों को मारा गया। वो जो जिनके हाथ खून से रखे हुए थे पख्तूनों के, वो उस वक्त आके बनते हैं पख्तून राइट के दाई, जिस वक्त आपके मुल्क में एक प्रॉक्सी जमात खड़ी होती है आपके मुल्क के खिलाफ बात करने के लिए। सो ये लार्जर पिक्चर, और सबसे आसान तरीका आजकल, बल्कि सबको मैं ये कहूँगी, आप सोशल मीडिया को मॉनिटर किया करें। एक ट्वीट आती है, अब तो ट्रेंड्स, जो यंग बच्चे हैं उनको तो अच्छे तरीके से ट्रेंड्स को फॉलो करना भी आता है, उसको बैकग्राउंड देखें, सिर्फ चेक करें ये कहाँ से रीट्वीट होना शुरू होती है, कौन इसको रीट्वीट कर रहा है, कौन उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है, आपको तमाम किस किस्म के फॉलोअर्स हैं। अच्छा करते हैं आप लोग रीट्वीट करते हैं, हमें पता चल जाता है। साहब से पूछते हैं, एम्बेसडर साहब आपने इतने अरसे सफारतकारी की है, ये भारत को जो है वो अफगानिस्तान में 21 के करीब उन्होंने सफारत खाने खोले हुए, क्या करना चाहता है? अगर कोई ट्रेड भी होती है भारत भी करेगा तो पाकिस्तान के ही रस्ते करेगा ना, तो पाकिस्तान तो सबसे बड़ा दुश्मन है उसका, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उसका बड़ा प्यार जागता है। इसका जवाब आप दे दें मुझे, कुछ तो फरिया ने सेटिस्फाई कर दिया नहीं, आप बता दें। बात जो की है उसमें उसका जवाब शामिल था। थोड़ी सी इसमें वजाहत कर देता हूँ कि हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान में जो इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट्स रहे हैं या अब भी है, और री एंट्री करने की जो कोशिशें हैं, उसमें मुसलमान होना इस्लामी एंगल कतन नहीं है। वो सीधा सीधा सा उसके दो पहलू हैं। एक है जिस तरह के, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, फरिया मुझे ये बताइएगा कि जब रशियन वॉर हुई उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल था, ज़िया-उल-हक साहब थे, उस वक्त पाकिस्तान ने कोई डिसीजंस लिए, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए पाकिस्तान में। फिर जब 9/11 हुआ तो मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने उस वक्त कुछ डिसीजंस लिए और उसकी रिपरकशंस भी हुई। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसे देखती हैं और आर्मी चीफ को कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका दोनों के साथ काफ़ी मिलना जुलना, मतलब जब प्रोफेशनली आप जाती हैं आर्मी, जब बुलाते हैं आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर साहब भी, तो देख ये किस तरह जो टैकल कर रहे हैं सारे मामले को, आप क्या देखती हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस हवाले से वो, एंड आई थिंक इसके लॉन्ग टर्म जब भी हम पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे या उस हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को करेंगे, तो ये कहने की बात है, लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि वन पेज पर है पाकिस्तान इज़ वर्किंग लाइक अ स्टेट, और बिल्कुल वन पेज पर है तमाम अमूर पर, और हर जगह ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तल्ख माजी रहा है, उसकी वजह है। तो ये जो वन पेज पे काम करना है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। आपको अंदाज़ा होता है कई दफ़ा, बल्कि हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो तो काफ़ी हंसे, उन्होंने मजाक भी किया प्राइम मिनिस्टर के, सर आपकी तो वर्डिंग भी वही है और उधर आर्मी चीफ का वर्डिंग भी वही है, आप लोग एक ही बात करते हैं, और एक स्टेट को ऐसी, क्योंकि ये सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, इनके ऊपर दो राय नहीं हो सकती। आप आपस में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफा डिसीजन ले लिया तो आपको स्ट्रॉन्ग फ्रंट दिखाने के लिए एक ही पेज पे रहना है। तो उस हवाले से जो है हमें वो बिल्कुल इकट्ठे नजर आते हैं। दूसरी बात ये कि ये बड़ा जबरदस्त रिजॉल्व उन्होंने बनाया हुआ है इस हवाले से कि हमने अफगानिस्तान को खुद डिसाइड करना है। हमारे ऊपर असर जरूर आएगा, इसका लैशबैक है जो भी वहां पर होगा, लेकिन पीसफुल रहेगा अफगानिस्तान तो पीसफुल रहेगा पाकिस्तान। या शुरू से ही कहते हैं, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा इसको पुश किया जाता है इस बात को, और इस मामले में जितना भी आप उनसे क्वेश्चंस कर लें या जो बात करें, असल जवाब उसका यही मिलता है कि हम जहां तक असिस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। हमारा भाई है, छोटा भाई है अफगानिस्तान, और बहुत दफा मैंने ये देखा, अभी रिसेंटली भी कुछ बातचीत
ہو رہی تھی کہیں پر تو لوگوں نے بڑے سوال کیے اکسانے والے جرنلسٹ نے کہ دیکھیں افغانیوں نے یہ کر دیا, ہم نے اتنے ریفیوجیز لیے, ہمارے لیے اتنا زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا. لیکن ایز اے اسٹیٹ پاکستان کا ریزالو ابھی بھی یہی ہے کہ ہم ضرور جہاں پہ ہم مدد کر سکتے ہیں کریں گے, اور آپس میں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں باتیں, ہم اس کو اگنور کریں گے, ماضی کا بیگیج لے کے نہیں چلیں گے. اس وقت پوری دنیا بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ وین کابل واز فالنگ تو پاکستان میں آپ کو افغان گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن ادھر آتا ہے جہاں پر طالبان پاکستان کے حوالے سے بات کرے تھے. جتنے سٹیک ہولڈرز تھے افغانستان کے تھے وہ, اور آپ ایمبیسڈر منصور کی نکالیں آئٹنری اور دیکھیں کہ ان کی کہاں کہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم نے کوئی فیوریٹس نہیں رکھتے اور اس بات میں ہم کلیئر ہیں, ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں. اور سب سے جو بڑا کنسرن ہے صدیقی صاحب وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اور یہ بار بار باور کرایا جاتا ہے. ہم نے بہت خمیازہ بھگتا ہے, بہت قربانی جنگ لوگوں کو افغانستان کی نظر آتی ہے جو پاکستان میں 75,000 شہید ہو گئے, پاکستان میں لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا, اکانومی اتنی پیچھے چلی گئی, انٹرنیشنلی جو فاٹف کے لحاظ میں مسئلے ہو رہے ہیں, بہت بڑا تعلق اس کا افغان جنگوں سے. سو آپ کیسے دوبارہ بیکورڈ نہیں جا سکتے, ہم پاکستان از موونگ فارورڈ. سو ہم نہ فیوریٹس ہم رکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم اپنے ملک کی زمین, نہ وہ زمین استعمال ہو ہمارے خلاف, نہ ہم ہماری ہو. اچھا لوگ کہتے ہیں نا کابل واز فالنگ, تو مجھے لگتا ہے کہ کابل واز ٹرولنگ, کیونکہ اشرف غنی جو ہے وہ بھاگ رہے تھے آگے آگے اور طالبان ان کے پیچھے پیچھے بالکل. اور ہمیشہ پاکستان کا یہی موقف رہا ہے, افغانیوں کے لیے انہوں نے بہت پاکستان کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے بہت خوشیاں دے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر جب عمران خان نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا تو مودی کو سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جنگ و جدل چھوڑیں, آئیں ہم اس خطے میں غربت کو کم کرنے کے لیے کام کریں. انہوں نے وہ ون سٹیپ فردر چلے گئے تھے, انہوں نے پھر کہہ دیا تھا کہ آپ نیکسٹ الیکشن جیتیں جس پہ ابھی تک اپوزیشن ہو. اچھا ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح باتیں چل رہی ہیں اس وقت جو افغانستان کا سینیریو ہے وہاں پہ ابھی تک طالبان نے حکومت تو نہیں بنائی لیکن کنٹرول تو انہیں کا ہے, اور جو باقی لوگ تھے بے شک تعداد میں زیادہ تھے وہ میرے خیال سے بھاگے تو نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بھی شاید طالبان کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہے, کیونکہ اس دفعہ طالبان جس طرح آئے ہیں نہ وہاں پہ خون بہا ہے, نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے, اور وہ بات چیت سے جو بڑی ہی سینسیبل بات ہے, دوسری جنگ عظیم ہوئی اس کا اختتام کیسے ہوا, آپ سب ٹیبل پہ بیٹھے, آج یورپ کیسے فلرش کر رہا ہے, تو یہی شاید سوچ طالبان میں بھی آئی. تو آپ افغانستان کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے آئی ہوپ آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں. جی یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی 1 پیج والی. مجھے منیر نیازی صاحب کا ایک شعر یاد آیا آپ کی اجازت سے. ضرور. کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. جب ایک پیج پہ نہیں ہوتے تب بھی تب ہوتا ہے کہ جی آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں, اب ایک پیج پہ ہیں تب بھی یہ اعتراض ہے کہ یہ آپ ایک پیج پہ کیوں ہیں, اور یار کیا چاہتے ہیں آپ لوگ, آپ تھوڑی دیر رکیے, تھوڑا سانس لیجئے, لمبے لمبے سانس لیں. یہ اچانک تبدیلیاں نہیں آتی. پرائم منسٹر نے کل کہا کہ یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا, یہ بات اگر وہ الیکشن سے پہلے کہہ دیتے تو ذرا تھوڑی سی تسلی ہمیں رہتی کہ ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے رگڑا, جن آیا اور آپ نے کہا جی تبدیلی. اس میں وقت لگتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف. دیکھیے طالبان کو جو اس وقت کے طالبان ہیں, جس سے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہیں جو کہ وہ طالبان تھے جنہوں نے آتے ہی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر کے یہ بتایا کہ ہم جانگلی ہیں, ہم جانگلی ہیں, ہمیں بات نہیں آتی, ہم سے بات کرنی ہے تو دری میں بات کرو یا پشتو میں بات کرو اور بس ختم ہے ادھر ہی بس. یہ وہ طالبان نہیں ہیں. یہ وہ طالبان ہیں جو کہ انٹرنیشنل روسٹم پہ کھڑے ہو کے ڈپلومیٹک زبان میں بات کر رہے ہیں. آپ نوٹ کیجئے پچھلے 2 مہینوں میں جس سپوکس پرسن نے آ کے بات کی ہے وہ بات ایسے کر رہا ہے جس طرح کو آغا شاہی بات کر رہا ہے, جس طرح کو ریاض محمد خان بات کر رہا ہے, جس طرح کو ریاض کھوکھر یا انعام الحق بات کر رہا ہے, کہ اس میں پتہ لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حکومت کرنی ہے تو زور زبردستی سے نہیں ہوگی, اس میں آپ نے بات کرنی ہے. جو الٹے ہاتھ پہ ہیں ان کے ساتھ بھی, جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں ان کے ساتھ بھی. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہ ہندوستان سے بھی بات کر رہے ہیں. جس طرح پاکستان اور ہندوستان کے سفارتی تعلقات آپ جب ہم بات کر رہے ہیں موجود ہیں,
दोनों की एम्बेसीज, हाई कमीशन एक दूसरे के मुल्क में, क्योंकि डिप्लोमेसी का ताल्लुक जो है। और फिर एक और अजीब बात है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे दो कंट्रीज या अक़वाम मुत्तहिदा की या अक़वाम की बात करते हैं, तो ये इंसानी रिश्तों की दोस्ती नहीं होती। मुसीबत ही उस वक्त पड़ती है कि जब जज्बातियत आती है कि जी अच्छा, ये चाइना ने कह दिया तो बिल्कुल ठीक है, ये हिंदुस्तान ने कह दिया तो बिल्कुल गलत है, ये चूंकि तालिबान ने कह दिया, तालिबान मुसलमान है और अफगान है, तो लिहाजा देखिए इसमें अब तालिबान को समझ आ गई है। और उनकी जो वोकैबुलरी अगर आप देखें, अगर आप उनको गौर से सुने, एक तो वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जितने सुफारा उन्होंने अभी तक ईयर मार्क किए हैं कि वो दुनिया भर में जाएंगे, वो बड़े पढ़े लिखे, समझे सुलझे हुए तकरीबन डिप्लोमैट्स। एम्बेसडर साहब, दिल तो करता है कि सारा दिन बैठ के आपकी बातें सुनते रहे, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी। आखिरी बात कर ले, फिर मैं फिर ये करूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आपको आपका ये डी चौक देख रहे हैं, उनको एक खुशखबरी सुनानी है कि तवक्को इस वक्त बहुत कवी है कि अमन कायम होगा। अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। और ये वो एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक तंबीह है हमारे दुश्मन के लिए जो ईस्टर्न बॉर्डर में है कि ज़रा कश्मीर को भी देख लीजिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान में हुआ है, लगता है कि इसमें कोई आपके लिए पैगाम है। और न्यू दिल्ली जितनी जल्दी इसको समझ जाए, वो उसके लिए जितनी जल्दी समझे। फरिया, ये बताइए, आप, मैंने देखा कि आप एंकरिंग तो करती है, आप ग्राउंड पे भी जाके बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करती है, जो कि एक साफ़ी की बड़ी अच्छी एक निशानी होती है और वहाँ से बहुत कुछ सीखता है। आपने बहुत काम किया, आप कैसे देख रही हैं अफगानिस्तान के फ्यूचर को? बिल्कुल भाई, मैंने बड़ी खुशी से मैंने ये खबर सुनी है एम्बेसडर साहब ने जो कही है, और पहले भी हमने ये कहा था कि हम चाहते ही हैं कि हालात ठीक हो। ग्राउंड से जो इतलात आ रही हैं वो तो जो एक सिविल वॉर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा था अफगानिस्तान, या प्रिडिक्ट हो रहा था हमारे एनालिसिस के अंदर जर्नलिस्ट की तरफ से, वो तो नहीं हुआ। और अभी भी बहुत सारे मामला, अब हम दोबारा अगर रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वेस्टर्न मीडिया में बहुत से ऐसे सवालात, जैसे अभी अगेन एम्बेसडर साहब ने कहा था कि सवालात ही अजीब किस्म के उठाना शुरू कर देते हैं। खवातीन के हवाले से सवाल आ रहे हैं, जबकि खवातीन का बेसिक हक तो जिंदा रहना है। आप देखिए कि किस कदर कश्मीर की खवातीन नहीं नजर आती, कश्मीर की खवातीन, अफगानिस्तान की खवातीन को भी देखें, लेकिन इन रियलिटी देखें, जो सर्वेज वहां पर हैं, 90% से ज्यादा खवातीन वहां पे पढ़ी लिखी नहीं है। आप उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का सोचे, अगर अमन आने का इम्कान है तो उसको ब्रेस करें। लेकिन चले, उन्होंने वैसी करती रहनी है रिपोर्टिंग, लेकिन अभी जो हालात हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि अगरचे अमन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान, लेकिन स्पॉयलर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जिनका हमें अच्छे तरीके से पता है। फिर जो काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ, उसमें हमने देखा मौजूद है, दुनिया को नजर इंडिया को बहुत तकलीफ है। इंडिया तो ओपनली आके कह रहा है कि फलाना उठ के लड़ ले मेरे लिए, फलाना उठ ले, चले उठे आप लोग लड़ें। अब यहाँ तक वो पहुँच गए उनके हालात, लेकिन इसलिए फूंक फूंक के कदम रखना है, लेकिन बेहतरीन हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का एम्बेसडर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि दोनों पार्टिसिपेंट्स ने अच्छी उम्मीदें दिलाई हैं कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अच्छी खबर आएगी, क्योंकि इस दफ़ा बदले बदले सरकार है। मेरे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।